क्या कोई सोच सकता है कि दो देश जो कभी पक्के दोस्त हुआ करते थे आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं? ये कहानी है अमेरिका और ईरान की। आइए इस इनक्रेडिबल बदलाव के पीछे की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये मजबूत दोस्ती इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह दुश्मनी में बदल गई। देखिए, ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था। ये तो एक झटके में आया, जैसे कोई जलजला हो जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 1979 से पहले की बात करें तो अमेरिका और ईरान का रिश्ता ऊपर से देखने में बिल्कुल शांत लगता था। तेल और ताकत पर बना एक मजबूत गठबंधन। लेकिन उस शांति के पर्दे के पीछे असंतोष का एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो सब कुछ उड़ा ले जाने को तैयार था। एक ही देश में दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थे शाह, जिनकी पहचान थी पश्चिमी लाइफस्टाइल, शानो शौकत और अमेरिका से दोस्ती, और दूसरी तरफ थे खुमैनी, एक सादा जीवन जीने वाले फकीर जो परंपरा, धर्म और शाह के शासन के खात्मे की बात करते थे। देखिए, शाह की जो व्हाइट रेवोल्यूशन थी, उसका मकसद सिर्फ देश को मॉडर्न बनाना नहीं था। ये ईरान की पहचान को ही बदलने की कोशिश थी। इसे तरक्की का नाम दिया गया, पर बहुत से लोगों के लिए ये अपनी संस्कृति और परंपराओं पर एक हमले जैसा था। मामला सिर्फ कपड़ों या बार का नहीं था, मामला पहचान का था। ये क्रांति कोई अचानक हुआ धमाका नहीं थे। इसका बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। विदेशी कंपनियों के हाथों देश के तेल की दौलत का जाना, सावाक का जुल्म, शाह की फिजूल खर्ची, ये सब मिलकर एक ऐसे तूफान को जन्म दे रहे थे जिसे रोकना नामुमकिन था। और फिर वो एक लम्हा आया, वो एक चिंगारी जिसने पूरे देश में आग लगा दी। ये वो पल था जब सालों का दबा हुआ गुस्सा एक धधकती हुई क्रांति में बदल गया। ब्लैक फ्राइडे वो दिन था जब गोलियों ने बातचीत की जगह ले ली। इसके बाद शाह का जाना तय था, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब खुमैनी ईरान वापस आए। 50 लाख लोगों का वो हुजूम, वो सिर्फ एक नेता का स्वागत नहीं था, वो एक नए ईरान के जन्म का ऐलान था। खुमैनी ने आते ही शाह के ईरान की हर निशानी को मिटाना शुरू कर दिया, और ये सिर्फ कोई सियासी बदलाव नहीं था, एक तरह का कल्चरल ओवरहॉल था। एक ही झटके में वेस्टर्न कल्चर के हर निशान को मिटा दिया गया और ईरान हमेशा के लिए बदल गया। चलिए, अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने इस दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। वो 444 दिनों का संकट जिसे दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। सोचिए, एक मानवीय कदम, कैंसर से जूझ रहे शाह को इलाज की इजाजत देना, यही बन गया एक इंटरनेशनल क्राइसिस का कारण। ईरानियों के लिए ये अमेरिका की एक और साजिश थी। वो शाह को वापस चाहते थे ताकि उसे सजा दी जा सके। 444 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 444 दिन डर, बेबसी और उस बेइज्जती के थे जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटनों पर ला दिया था और दुनिया के सामने ईरान को एक नई ताकत के तौर पर पेश किया। वक्त निकलता जा रहा था और अमेरिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, और इसी हताशा में से जन्म हुआ एक बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही खतरनाक प्लान का। एक ऐसा मिशन जो या तो सब कुछ ठीक कर सकता था या फिर हालात को और भी बदतर बना सकता था। ये प्लान सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म जैसा था, बेहद मुश्किल और उतना ही जोखिम भरा। इसमें हर चीज का परफेक्ट होना जरूरी था, क्योंकि एक छोटी सी गलती की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पूरे मिशन का दारोमदार इन हेलीकॉप्टर्स पर था। कम से कम 6 का पहुंचना जरूरी था, इसलिए बैकअप के साथ 8 भेजे गए। कागज पर तो सब ठीक लग रहा था, है ना? लेकिन रेगिस्तान में किस्मत का खेल कुछ और ही होता है। और फिर जो हुआ वो किसी डोमिनो इफेक्ट से कम नहीं था। एक के बाद एक सब कुछ गलत होता चला गया। मशीनें खराब, मौसम खराब, और मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये एक जबरदस्त नाकामी थी। और जब लगा कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तो ये नाकामी एक त्रासदी में बदल गई। वापसी की अफरा तफरी में एक हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन से टकरा गया। 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही काला दिन था। कहते हैं ना, जब दिन खराब रहता है ना, तो ऊंट पे बैठल आदमी को कुत्ता काट लेता है। इस मिशन के साथ बिल्कुल यही हुआ। ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं थी, ये एक ऐसी तबाही थी जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर फौज को बेबस साबित कर दिया। एक तरफ अमेरिका की ये नाकामी और दूसरी तरफ ईरान की जीत। खुमैनी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और एक नए ईरान की बुनियाद रखी। एक ऐसा ईरान
जो उनकी सोच पर बना था और जो हमेशा के लिए अमेरिका का दुश्मन रहने वाला था। इस नए ईरान की नींव एक बहुत ही अनोखे सिद्धांत पर रखी गई, विलायत फ़कीह। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां सबसे बड़ी ताकत किसी चुने हुए नेता के पास नहीं, बल्कि एक टॉप धार्मिक गुरु के पास होती है। तो ईरान का पावर स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है। सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर, जिसके पास लगभग सारी ताकत होती है। और देखिए, लोग वोट तो करते हैं, लेकिन वो उन लोगों को चुनते हैं जो आगे जाकर उस एक सुप्रीम लीडर को चुनेंगे। अब देखिए, हर क्रांति को अपनी हिफाजत करने वालों की जरूरत होती है। खुमैनी के लिए वो थे IRGC, यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। लेकिन ये समझना जरूरी है कि IRGC सिर्फ एक फौज नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक ताकत है जिसकी पकड़ ईरान के हर हिस्से पर है। तो आज 45 साल बाद भी 1979 की उस क्रांति की गूंज साफ सुनाई देती है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज भी दुनिया की सियासत को आकार दे रही है। और जब हम भविष्य की तरफ देखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि ये कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं, सवाल ये है कि इसका अगला अध्याय कितना खतरनाक साबित होगा।